तो इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक की कृपा से सूबेदार बना मलिक अहमद रजा अवसर मिलते ही 1398 ईस्वी में स्वतंत्र हो जाता है और खानदेश में फारूकी वंश की नींव रख देता है। तो गुजरात के शासक अहमद शाह ने मलिक नासिर को खान की उपाधि दी, जिसके बाद फारूकी शासक खान कहलाने लगे और उनका राज्य खानदेश के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। देखने को मिलता है तो राजा अली खान को मुगल दरबार के प्रति अपनी आस्था दिखाने के लिए अपनी बेटी का विवाह तक जहांगीर से करना पड़ जाता है। तो 5 फरवरी 1597 को राजा अली खान की आष्टी के इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है और इसके निष्ठा पर संदेह मात्र से मुगलों द्वारा इसके शिविर को लूट लिया जाता है। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है, पूरे मुगल साम्राज्य को शर्मिंदगी महसूस होती है। करने के लिए कहा गया तो शहजादा दानियाल खानदेश पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन अकबर ने उसे समय न गवाकर सीधा अहमदनगर जाने का आदेश दिया। संभवतः अकबर पहले बहादुर शाह की वास्तविक मंशा को समझना चाहता था। अकबर की बार बार समझाइश के बावजूद बहादुर शाह नहीं माना, यहां तक कि जब अकबर स्वयं बीजागढ़ तक पहुंच गया था, तब भी अंतिम वार्ता के लिए भेजे गए अबुल फजल को भी निराश होकर वापस लौटना पड़ गया। तो इस प्रकार से अपने जीवन के अंतिम अभियान में अकबर ने कूटनीति से बहादुर शाह का आत्मसमर्पण करवाकर 11 महीने के घेराव के बाद फरवरी 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर अधिकार कर लिया। शहबाज कहा जाता था। तो इसी प्रकार से एक अन्य सूफी संत भी हमको बुरहानपुर में देखने को मिलते हैं, जिनका नाम था शाह तकी नकी बुरहानुद्दीन इब्राहिम, जिन्हें मैया के नाम से भी जाना जाता था। इस शाही महल के तीसरे मंजिल के कमरे में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते हुए मुमताज शाहजहां की गोद में अपने जीवन की अंतिम सांस लेती है और आहू खाना देखने को मिलता है। तो ताजमहल बनने से पहले मुमताज के अवशेष को यहीं दफनाया गया था। असीरगढ़ के इस किले को जब भी जीता गया है, सिर्फ छल कपट और कूटनीति से ही जीता गया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं। मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के शानदार मास्टर सीरीज में आज हम एक नया चैप्टर प्रारंभ करने वाले हैं, जिसका नाम है निमाड़ में फारूकी वंश, और इसे हम 1398 ईस्वी से लेकर 1601 ईस्वी तक कंप्लीट रूप से इन डेप्थ और ऑथेंटिक तरीके से कवर करने वाले हैं, जैसा कि इसके पहले के 2 चैप्टर्स को हमने कवर किया है। इस विषय को अच्छी तरह से जानने और समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले जो 2 चैप्टर पढ़ाए हैं उनको बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर ले, ताकि इस चैप्टर को आपको समझने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। और इससे पहले के जो आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो इन्हें पढ़ने के लिए या इस निमाड़ के फारूकी वंश टॉपिक को समझने में आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस विषय की या इस चैप्टर की, जो कि है निमाड़ में फारूकी वंश, और ये 1398 ईस्वी से 1601 ईस्वी तक हम कंप्लीट रूप से देखने वाले हैं। जय श्री महाकाल सभी को। तो देखिए, एक छोटी सी बात आप समझिए, थोड़ा पीछे चलने की कोशिश करेंगे हम 2 मिनट के लिए। तो हम इससे पहले के जो चैप्टर या इससे पहले का जो चैप्टर पढ़कर आए थे, जहां हमने मालवा स्वतंत्र के रूप में देखा था, है ना, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी। तो मालवा में जो स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत है, इसका कार्यकाल अपन कहां से कहां तक देखकर आए हैं, तो 1401 ईस्वी से लेकर 1562 ईस्वी तक ये कार्यकाल हम यहां पर देखकर आए हैं, है ना। सल्तनत कालीन मध्य प्रदेश तो चलो ठीक है, वो इससे कनेक्टेड है, तो हम केवल और केवल इसके पहले का जो चैप्टर है मालवा स्वतंत्र, उसको हम देख रहे हैं। तो 1401 ईस्वी से लेकर 1562 ईस्वी के मध्य था। अभी हम जो चैप्टर देख रहे हैं निमाड़ में फारूकी वंश, तो निमाड़ में फारूकी वंश की जो स्थापना हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कब हो गई थी, तो 1398 ईस्वी में स्थापित हुआ और 1601 ईस्वी में ये मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इसका सीधा सा मतलब ये पता चल रहा है कि जब मालवा 1401 ईस्वी में स्थापित हुआ था, उसके लगभग 3-4 वर्ष पहले ही, मतलब 1398 ईस्वी में निमाड़ में जो फारूकी वंश है, ये भी क्या होता है, स्थापित हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य स्पष्ट रूप से यह है कि जो मालवा स्वतंत्र हुआ,
है ना। तो निमाड़ में फारूकी वंश भी रहा। इसके बाद आप देख रहे हो कि ये 1601 ईस्वी तक रहा, जबकि मालवा में मुगल आधिपत्य लगभग 1562 ईस्वी के मध्य ही हो गया था। तो कहने का क्या तात्पर्य है, मतलब ये कि जो मालवा के स्वतंत्र शासक रहे हैं, निमाड़ में जो फारूकी वंश रहने वाला है, उसके साथ साथ जो मुगल है, ये सब अभी क्या दिखेंगे आपको, कंटेम्प्रेरी दिखेंगे, मतलब समकालीन दिखने वाले हैं, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन एक ही है और इन सभी का एक दूसरे से संबंध रहा है, चाहे शत्रुता के रूप में रहा हो, चाहे मित्रता के रूप में रहा हो, वो अपन देखेंगे। इसी बीच आपको ये भी पता है कि दिल्ली, अब ये सभी दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का या किसी भी अन्य प्रकार से फायदा उठाकर ही अपने आप को स्वतंत्र किए थे। मालवा भी स्वतंत्र हुआ, निमाड़ भी स्वतंत्र हुआ, है ना। फिर इसको हटाकर मुगल आ गए थे, इसको हटाकर मुगल आ गए। इसी बीच आपको यह भी पता है कि जब मालवा अपन पढ़े थे तो गुजरात भी स्वतंत्र ही हो गया था और इनके बीच में आक्रमण ही आक्रमण हमको देखने को मिले थे। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि गुजरात इनके समय भी स्वतंत्र ही रहा है और गुजरात के साथ भी संबंध आपको कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन रूप से दिखने वाला है। क्लियर है बात। तो ये एक बेस बता दिया जो कि आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था समझने के लिए। तो अब ये वंश स्थापित कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में इनका उदय हुआ, यह कैसे विकसित हुआ, किन शासकों के माध्यम से इसका विस्तार हुआ, इन सभी पहलुओं को हमको बहुत ही अच्छे से और विस्तार से समझना है। अभी एमपीपीएससी ने एक एग्जाम ली थी, उसमें मध्यकालीन इतिहास से केवल 2 प्रश्न थे और इसी निमाड़ में फारूकी वंश से ही रिलेटेड थे। क्लियर है। अच्छा, साथ में अंत में हम यह भी जानेंगे कि किस प्रकार से मुगल सम्राट अकबर ने 1601 ईस्वी, यहां पर लिखा हुआ है 1601 ईस्वी में जो निमाड़ का फारूकी वंश है, इसे मुगल साम्राज्य में मिलाया और इस फारूकी वंश का क्या कर दिया, अंत कर दिया। तो आइए समझते हैं निमाड़ के फारूकी वंश को विस्तार से और इसके इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर से जय श्री महाकाल सभी को। चलिए, अध्याय 3 निमाड़ में फारूकी वंश। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है खान देश का वैभव, बुरहानपुर और असीरगढ़। इसको समझने की कोशिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक हिसाब से हम इसकी बैकग्राउंड जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि 1398 ईस्वी में निमाड़ में फारूकी वंश की स्थापना हो गई थी, मतलब 14वीं शताब्दी के अंत में। लेकिन यहां पर लिखा है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में। तो 2-3 साल तो शुरुआत के हम एक हिसाब से नेग्लेक्ट ही करके रखते हैं, क्योंकि व्यवस्थाओं को बनाने में समय लगता है। तो जब 1400 आया, मतलब 15वीं शताब्दी आई और जो 16वीं शताब्दी जहां पर ये इसका अंत ही हो गया, तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी एक ऐसा टाइम पीरियड था जहां पर मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न भाग है, मतलब जो पश्चिमी हिस्सा है, जहां पर बुरहानपुर जिला है, उसका इलाका खान देश के नाम से जाना जाता था और यहीं पर फारूकी सुल्तानों का क्या हुआ, शासन रहा। तो अब बुरहानपुर सबको पता है। असीरगढ़ की हम बात करें तो असीरगढ़ भी बुरहानपुर के अंतर्गत ही है। यही बुरहानपुर को हम खानदेश के नाम से भी जानते हैं। बुरहानपुर के अन्य कई नाम भी है जो कि आपको देखने को मिलेंगे और ये बाद में, जैसे बुरहानपुर के कई नाम आपको देखने को मिलेंगे, ब्रह्मटपुर आपको देखने को मिलेगा, भ्रगनापुर आपको देखने को मिलेगा, भुगनापुर देखने को मिलेगा। तो ये सब नाम इसके पहले थे, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर बुरहानपुर कर दिया। तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग यानी कि बुरहानपुर जिला खान देश के फारूकी सल्तनत का या फारूकी सुल्तानों का क्या रहा है, मतलब फारूकी सुल्तानों के अंतर्गत रहा है। अब ये फारूकी क्या है, खानदेश क्या है, तो ये सब अभी बात आपको समझ में आएगी। मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा कि कहां पर बुरहानपुर या उस समय असीरगढ़ या जिसको खानदेश भी कहते थे वो आपको देखने को मिलेगा। तो आगे हम इसको समझेंगे। अब यही जो बुरहानपुर है, इसमें असीरगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण किला भी था, जिसे क्या बोला जाता है, दक्षिण की कुंजी भी कही सल्तनत कालीन मालवा के समय कहा गया। इसको दक्षिण के रास्ते का पहरुआ भी कहा जाता है। दक्षिण के रास्ते का पहरुआ का मतलब यह है कि अगर आपको दक्षिण के अभियान करना है भारत में, तो आपको असीरगढ़ को जरूर जीतना पड़ेगा, क्योंकि यह दक्षिण के रास्ते की क्या है,
कुंजी है। तो ये प्रश्न आ चुका है कि किसे दक्षिण के रास्ते का पहरुआ भी कहा जाता है, तो असीरगढ़ के किले को कहा जाता है। और असीरगढ़ का किला कहां पर है? बुरहानपुर में है। इसकी भी थोड़ा सा इतिहास बाद में हम समझेंगे। अच्छा, ये जो बुरहानपुर है ना, क्या है यहां पर? तो दो बात आपको समझना है, खानदेश के अंतर्गत बुरहानपुर को और असीरगढ़ को। तो ये जो बुरहानपुर है, ये उस समय खानदेश की सल्तनत की क्या थी? राजधानी थी। 1 लाख करोड़ आपको स्टार लगा लेना है। और जो असीरगढ़ का किला है, असीरगढ़ का किला इसकी क्या थी? एक हिसाब से ये एडमिनिस्ट्रेटिव या राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल हम कह सकते हैं। तो खानदेश के रूप में ये स्थापित हुआ था, और बुरहानपुर जो जगह थी, क्षेत्र थी, वो राजधानी था। और असीरगढ़ का किला सामरिक रूप से इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला था। और जब 1398 में इसकी शुरुआत हुई, तो आपको पता है कि इसका अंत कैसे हुआ? नहीं पता है। तो 1601 ईस्वी में अकबर के द्वारा क्या किया गया था? इसे मुगल आधिपत्य में शामिल कर लिया गया था। और उस समय मुगल आधिपत्य में 32 परगने थे। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में पूछ लिया गया है। परगने का मतलब क्या? तो परगने का सीधा सा मतलब यह है कि जब मध्य प्रदेश में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई या आधिपत्य हुआ, तब इन्होंने मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों को परगनों में बांट दिया था, मतलब जिलों के रूप में बांट दिया था। तो उस समय कितने परगने थे? 32 परगने थे सल्तनत के अंतर्गत। इन 32 परगनों में असीर और मांजरोत के परगने भी शामिल थे। तो अगर आपसे पूछा जाए असीर, तो असीर से तो आप असीरगढ़ लगा दोगे और बुरहानपुर या खानदेश लगा दोगे, लेकिन यहां पर मांजरोत को भी आपको ध्यान रखना है कि मांजरोत परगना भी 32 परगनों के अंतर्गत था। तो ये एक हिसाब से हमने क्या समझा? खानदेश को एक बैकग्राउंड के रूप में समझा। क्लियर है? अब यहां पर एक मैंने निमाड़ के फारूकी शासकों का क्रम दिया है। ये सीधा सीधा स्पष्ट रूप से पूछा जा सकता है 2 प्रकार से या 3 प्रकार से। एक प्रकार तो ये हो सकता है कि कौन निमाड़ के फारूकी वंश का शासक नहीं रहा है, एक प्रश्न आ सकता है। दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि निमाड़ के फारूकी शासक जो है उनको क्रम में सजाए, मतलब कौन पहले कौन बाद में, इस प्रकार से 4 दे दिए जाएंगे और चारों को आपको क्रम में सजाना है। इसमें वर्ष नहीं पूछा जाएगा, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, दिमाग नहीं लगाना है। एक प्रश्न ये आ सकता है कि निम्न में से किसकी क्या उपाधि थी, है ना? तो जैसे मीरन आदिल खान द्वितीय जो है, इसे शाह ए झारखंड कहा जाता था। क्यों कहा जाता था आगे हम समझेंगे। इसी प्रकार से बहादुर शाह को खिज्र खान, कादर खान, मीर बहादुर खान भी कहा जाता है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। फिर आदिल खान तृतीय को ही आलम खान के नाम से जाना जाता है। आजम हुमायूं तो कई सारा हम मालवा सल्तनत में देख कर आए थे कि कई सारे लोगों की उपाधि भी थी। तो इस प्रकार से ये शासक आपको देखने को मिलते हैं। अब एक बात और स्पष्ट कर दूं, स्पष्ट बात याद रखना इसको, कि कई सारी किताबों में, कई सारी संस्थानों में, है ना, यहां पर आपको निमाड़ में फारूकी वंश को बहुत ही गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है और बताया गया है। और स्पेशली कहां पर? ये जो टाइम पीरियड आपका आएगा, गजनी खान, दाऊद खान और फिर गजनी खान, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो आलम खान है, इसके बारे में दिया गया है। किसी को भी आगे पीछे शासक बता के इतिहास को ही मोड़ दिया गया है। तो यहां से प्रश्न जब आएगा तो आप गलती कर जाओगे या मेंस में आपको दिक्कत आ जाएगी। और ये नाम भी थोड़े से कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आप अभी तक सल्तनत कालीन मध्य प्रदेश पढ़ रहे हो, फिर आपको मालवा भी पढ़ना है, फिर ये भी पढ़ना है, फिर मुगल भी, तो मोहम्मद और इस प्रकार के शासक आपको कई सारे देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आपको अवश्य तौर पर गौर करना है और नोट डाउन बहुत अच्छे से करना है। तो इसकी शुरुआत मलिक अहमद रजा से होती है, यही प्रश्न आया था अभी, है ना। फिर मलिक नासिर आपको देखने को मिलेंगे, फिर मीरन आदिल खान, फिर मीरन मुबारक शाह, फिर मीरन आदिल खान द्वितीय आएंगे, फिर गजनी खान, फिर दाऊद खान, फिर गजनी खान, फिर आदिल खान तृतीय, फिर मीरन मोहम्मद शाह भी आपको देखने को मिलेगा, खान भी देखने को मिलेगा। तो छोटा सा छोटा जो पॉइंट कंफ्यूज कर सकता है उसको मैंने बहुत अच्छे से यहां पर डिस्क्राइब किया है। नोट्स भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। फिर अहमद शाह, मीरन मुबारक शाह, मीरन मोहम्मद खान द्वितीय, राजा अली खान, और फाइनली बहादुर शाह के समय 1601 ईस्वी में बुरहानपुर या खानदेश मुगल आधिपत्य में चले जाता है। तो कैसे होता है, क्या होता है,
अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इन्हें बढ़िया तरीके से आप कोरिलेशंस को बनाकर याद करने की कोशिश करना, और 15 नहीं भी याद करोगे तो शासक तो बीच के ही हो ही जाएंगे, लेकिन क्रम में जब सजाने के लिए आएगा तो आपको बहुत आसान तरीका अपनाना है कि शुरू के 5 कर लिए और अंत के 5 कर लिए तो आप 80% सही पहुंच ही जाओगे। तो ये एक स्मार्ट स्टडी के माध्यम से आप कर सकते हो। बाकी कोरिलेशन बहुत अच्छा रहेगा कि कोरिलेशन से बनाए, कोशिश करूंगा कि ऐप पर आपको आगे ये सब कोरिलेशन से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये भी हम काम करने वाले हैं। चलिए भैया, अब फारूकी सल्तनत का उदय किस प्रकार से होता है। यहां पर फारूकी बोल रहा हूं तो आपको सीधा बात रखना है, निमाड़ की बात याद रख रहा हूं मतलब खानदेश, और खानदेश की बात कर रहा हूं मतलब बुरहानपुर, है ना। ये बात आपको स्पष्ट तौर पे याद रखना है। जैसे मांडूधार की बात कर रहे हैं तो मालवा है, लेकिन बुरहानपुर या खानदेश जो है ये निमाड़ में है, इसलिए हम निमाड़ का फारूकी वंश इसे कहते हैं। तो फारूकी सल्तनत का उदय कैसे होता है उसमें हम मलिक अहमद रजा के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे, जो कि खानदेश में फारूकी वंश की नींव डालता है। अब समझने की कोशिश करो। इस समय पर जैसे 1398 की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि मेनली तो 1398 में ही इसे क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, है ना, स्वतंत्र हुआ था। तो स्वाभाविक सी बात है कि दिल्ली पर सल्तनत कालीन शासक राज कर रहे थे। तो इस समय की बात करें हम 13, क्योंकि ये भी समकालीन ही है, तो इस समय की हम बात करें तो जो दिल्ली में सुल्तान था वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक। ये एक महत्वपूर्ण बात होगी, है ना, यही से बेस बनेगा इस वंश की स्थापना का। तो इस समय पर दिल्ली में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक शासन कर रहा था, और ये सिंध पर आक्रमण करने के लिए गया था, और जब गुजरात से ये लौट रहा था तो इसी समय एक व्यक्ति था जिनका नाम था मलिक अहमद रजा। इसने इस फिरोज शाह तुगलक की और इसके सेना की जो है खाने पीने और रहने की व्यवस्था की थी। तो इस बात से खुश होकर मलिक अहमद रजा की इस बात से या इस व्यवस्था से खुश होकर जो फिरोज शाह तुगलक है, इसने मलिक अहमद रजा को एक क्षेत्र प्रदान कर दिया। और वो कौन सा क्षेत्र था, तो ताप्ती नदी के किनारे वाला क्षेत्र, और इस प्रदेश का इसको क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया। तो किसने किसको बनाया था, मलिक अहमद रजा को इनकी सेवा से संतुष्ट होकर फिरोज शाह तुगलक ने ताप्ती के पास वाला कुछ क्षेत्र था वहां का सूबेदार बना दिया था। बात क्लियर है। अब क्या होता है, तो मलिक अहमद रजा जो है इसको दिल्ली के सुल्तान जो फिरोज शाह तुगलक है, ये आसपास को जो क्षेत्र देते हैं इसमें कुछ क्षेत्र के नाम भी बताए गए हैं, जिनमें थालनेर और करुंदा के जिले शामिल थे। ये बात स्पष्ट तौर पर आपको याद रखना है। ये शुरुआती जो समय में सौंपे गए क्षेत्र थे, जो ताप्ती नदी के आसपास वाला, यहां पर थालनेर भी आपको देखने को मिलेगा और करोंदा भी देखने को मिलेगा। सीधा कठिन प्रश्न यहां पर पूछा जाएगा। बाद में क्या होता है, तो ये आसपास के क्षेत्र का सूबेदार तो बना दिया, लेकिन इसको कुछ समय बाद खानदेश याद रखिएगा, अभी मैं मैप में बताऊंगा, खानदेश का सिपह सालार भी बना दिया जाता है। सिपह सालार का मतलब क्या है कि एक हिसाब से सेना का प्रमुख। तो ताप्ती नदी के आसपास वाले क्षेत्र का इसको सूबेदार भी बनाया गया, ठीक है, जिसमें थालनेर और करोंदा बहुत महत्वपूर्ण जिले शामिल थे उस समय, वहां पर भी रख दिया गया, वो भी सौंप दिया गया, और खानदेश का जो है सिपह सालार भी बना दिया। कुछ समय बाद क्या हो जाती है, तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है, और जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है तो दिल्ली सल्तनत क्या हो जाता है, कमजोर हाथ में चली जाती है। यही काम हमने मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत के समय भी देखा था कि फिरोज शाह तुगलक ने दिलावर खान को अमीन शाह की उपाधि दे दी थी। बाद में दिलावर खान ने अपने पुत्र होशंग शाह के साथ मालवा को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ये जो मालवा स्वतंत्र हुआ है ये भी लगभग 1398 ईस्वी के आसपास ही स्वतंत्र हो सकता था, लेकिन जब मालवा स्वतंत्र आपने देखा था तो उस समय तैमूर ने आक्रमण कर दिया था, इसी समय 1398 ईस्वी में। तो दिलावर खान ने थोड़ी सी दूरदृष्टि को देखते हुए लेट लतीफी करी, और लेट लतीफी करने के कारण उसने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र किया था। अभी ये बात आपको लेक्चर जो मालवा का स्वतंत्र सल्तनत 6 घंटे का वो देखोगे तब आपको समझ में आएगा।
क्लियर है। लेकिन जब ये सब चीजें हुई तो फिरोज शाह तुगलक के आगे के शासक मोहम्मद शाह तुगलक, इन समय में दिल्ली सल्तनत कमजोर हाथ में आ गई थी, है ना। बस दिलावर खान ने समय गुजारा, थोड़ा सही समय का इंतजार किया, लेकिन यहां पर ऐसा मलिक अहमद रजा ने नहीं किया। जैसे ही दिल्ली सल्तनत कमजोर हाथों में आई तो 1398 ईस्वी में मलिक रजा अपने आप को क्या कर देते हैं, स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। 1 लाख करोड़ स्टार लगा लेना, क्योंकि जो निमाड़ है या फिर जो खानदेश वाला क्षेत्र है, यह स्वतंत्र घोषित हो जाता है मलिक अहमद रजा के द्वारा। मतलब यही इस वंश के संस्थापक है। और कब किया जाता है, तो 1398 ईस्वी के आसपास किया जाता है। बात समझ में आ गई। अब जब हमने दिलावर खान गौरी पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने खानदेश से दोस्ती निभाने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो वही चीज अब हमको मलिक रजा के संबंध में पढ़ना है। वहां पर दिलावर खान गौरी से मलिक रजा की बात कही थी, अब यहां से सेम बात मलिक रजा से दिलावर खान के बारे में बात करना है। तो ये तो आप वहां पर पढ़कर आ ही चुके हो, बट कंटेम्प्रेरी है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो सेम वही बात है। दिलावर खान गौरी अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए इनसे अपने राजनीतिक संबंध वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। सेम मलिक अहमद रजा का भी मानना था, है ना। तो मलिक अहमद रजा क्या कर देते हैं कि मालवा का जो प्रशासक है दिलावर खान गौरी, इसकी बेटी से अपने बेटे जो कि मलिक नासिर है, मलिक नासिर का नाम याद रखना, इसके आगे के शासक रहेंगे, तो मलिक नासिर का ब्याह कर देते हैं, मतलब विवाह कर देते हैं। और खुद की बेटी मतलब मलिक अहमद रजा की बेटी का विवाह जो है दिलावर खान के बेटे अलप खान से कर देते हैं। तो ये इन दोनों के मध्य में राजनीतिक संबंध स्थापित थे ही। एक बार और स्ट्रिक्टली मैं कह रहा हूं, मालवा का स्वतंत्र सल्तनत पढ़कर ही आप इसे पढ़ेंगे तो ये सब मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। चलिए भैया, तो इतना बेस हमारे स्थापित हो गया निमाड़ में फारूकी वंश, और ये स्वतंत्र हो गया, है ना। अब क्या होता है, तो 1399 ईस्वी में मलिक अहमद रजा की मृत्यु हो जाती है और ये अपना बेटा जो है मलिक नासिर, इसको उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। 2 बात याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके 2 बेटे थे, एक तो मलिक नासिर और एक बेटा कौन था, इफ्तिकार खान था। तो मलिक नासिर को यहां पर ये उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। और जो थालनेर, जो खानदेश का थालनेर क्षेत्र है और जो उसके आसपास का क्षेत्र है, वो उसके दूसरे बेटे इफ्तिकार खान को दे देते हैं। तो उत्तराधिकारी बनाया नासिर को और बाकी खानदेश के जो थालनेर वाला क्षेत्र है ये इफ्तिखार खान को दे दिया। क्लियर है। अब जब मलिक नासिर बैठा अपनी गद्दी पर तो इसको मालूम था कि भैया जो खानदेश है इसका जो वेस्टर्न एरिया है, मतलब जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर असीरगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण किला शामिल है, असीरगढ़ का किला है। तो अब इसको ये भी मालूम था कि ये बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको अभी तक किसी के द्वारा जीता भी नहीं गया है। चलिए, तो इस समय ये जो असीरगढ़ का किला है, इस पर राजा आसा अहीर का अधिकार था। ये बात भी आपको याद रखना है ना। क्या नाम था इनका, आसा अहीर का। कहने का तात्पर्य यह है कि निमाड़ जो है, खानदेश जो है स्वतंत्र हो चुका है, मलिक नासिर भी शासक बन चुका है, लेकिन जो असीरगढ़ का किला है, ऐसा कहा जाता है कि यहां पर एक राजा था जिनका नाम है आसा अहीर, इसके अधिकार में असीरगढ़ का किला था। अब ऐसा कहा जाता है कि इस असीरगढ़ के किले को युद्ध से जीतना असंभव था, कोई जीत ही नहीं पाया। लेकिन किसी भी व्यक्ति को जब आप सीधे सीधे ताकत से नहीं जीत पाते हो तो उसको छल से जरूर जीता जा सकता है। और यहीं पर मलिक नासिर ने अपना दिमाग लगाया और छल करके, मतलब धोखा देकर 1399 ईस्वी में मलिक, ये जो आसा अहीर है, इससे असीरगढ़ का किला छीन लिया और इस पर अपना कब्जा करके असीरगढ़ के किले को क्या कर लिया, अपना मुख्यालय बना लिया। एक हिसाब से असीरगढ़ को अपना मुख्यालय बना लिया। बात क्लियर है। कब छीन लिया था, तो 1399 ईस्वी में, जब फारूकी सल्तनत की स्थापना हुई थी या फिर खानदेश स्वतंत्र हुआ था। क्लियर है। और इससे पहले मैं एक बात और बता ही चुका हूं कि पूर्व में बुरहानपुर के कई नाम थे, जिसको भुगनापुर, भ्रगनापुर, ब्रह्मटपुर के नाम से भी जाना जाता था। और इसी
मलिक नासिर ने असीरगढ़ के किले को अपने अंडर में करके इसका नाम बदलकर बुरहानुद्दीन के नाम पर बुरहानपुर कर दिया था। तो याद रखना है ये बात कि मलिक नासिर के पहले बुरहानपुर को इस नाम से जाना जाता था, है ना। तो खानदेश एक हिसाब से पूरे क्षेत्रीय स्थिति की बात कर रहा है, बुरहानपुर एक शहर की बात कर रहा है, असीरगढ़ किले की बात कर रहा है, निमाड़ एक अंचल की बात कर रहा है ना। तो ये याद रखिएगा। तो मलिक नासिर ने ही बुरहानपुर का नाम बुरहाउद्दीन के नाम पर बुरहानपुर रख दिया था। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, क्यों ऐसा किया जाता है? अभी तो बुरहानपुर शहर स्थापित नहीं हुआ है, तो ये कैसे बुरहानपुर रख देता है बुरहानुद्दीन के नाम पर? तो इसकी बात आप थोड़ी सी समझने की कोशिश करिए। ये थोड़ी सी इस बात, ये जो अभी मैं बात बताने वाला हूं, इसके बाद आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे, है ना, कि क्यों ऐसा किया था मलिक नासिर ने। तो देखिए अगली बात जहां पर हम आते हैं, तो ताप्ती नदी के 2 तट के अंतर्गत हम ये, पता नहीं आज इसको क्या हो गया है, हाँ, तो ताप्ती नदी के 2 तट की हम बात करेंगे, जहां पर बुरहानपुर और जैनाबाद नाम के शहरों की स्थापना होगी। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है मोहम्मद कासिम फरिश्ता, है ना, ये सब आपको पता होगा, पहले से ही लेक्चर में पढ़कर आए हो। तो ऐसा बोला जाता है कि मलिक नासिर ने असीरगढ़ के किले को विजय किया, ठीक है, बाद में कई सारे क्षेत्रों पर भी अपना एक बोल सकते हैं कि अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश की। तो इससे खुश होकर इसके जो गुरु थे, जिनका नाम क्या था, जैनुद्दीन, जैनुद्दीन कहां आते हैं, इसके राज्य में आते हैं, मतलब खानदेश में आते हैं। फिर क्या होता है, तो मलिक नासिर ने मलिक नासिर ने ऐसा बोला कि जहां पर शेख रुके हुए हैं वहां एक शहर को बसाया जाए और उसका नाम क्या रखा जाए, जैनाबाद रखा जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर याद होना चाहिए। कहने का तात्पर्य समझ रहे हो कि जब ये गुरु इनके शेख जैनुद्दीन आए, यहां पर रुके, तो इन्होंने एक बात स्पष्ट तौर पर मलिक नासिर से कह दी कि जहां पर मैं रुका हूं, मतलब जैनुद्दीन रुके हैं, वहां पर एक शहर बसा दो और मेरे नाम से उस शहर का नाम रख दो, जिसका नाम क्या होगा, जैनाबाद रहेगा। और ये ताप्ती नदी के एक किनारे पर रहने वाला है। दूसरे तट पर भी इन्होंने बोला कि एक शहर बनाओ और उसका नाम, दौलताबाद में एक बहुत ही प्रसिद्ध संत है बुरहानुद्दीन, बुरहानुद्दीन के नाम पर ही उस शहर का नाम रख देना बुरहानपुर। यह सलाह को मानते हुए मलिक नासिर ने इसी प्रकार से काम किया। साथ ही साथ इन्होंने जैनुद्दीन ने एक बात भी कही कि आप इन दोनों शहरों में से बुरहानपुर को अपनी क्या कर देना, राजधानी बना देना। तो इसी प्रकार से 1407 ईस्वी में ये क्या करता है, ताप्ती नदी का जो राइट साइड वाला किनारा था, वहां पर शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर बुरहानपुर बसा देता है और ताप्ती नदी के लेफ्ट साइड, मतलब बाएं नदी के किनारे, ये जैनुद्दीन के नाम पर जैनाबाद का नगर बसा देता है। इसीलिए यहां पर बात कही गई है कि बुरहानुद्दीन के नाम पर बुरहानपुर नाम रख दिया गया, जिससे पहले भुगनापुर, भ्रगनापुर या ब्रह्मटपुर के नाम से जाना जाता था। आई होप आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, स्वतंत्र सल्तनतों का उदय, जिसमें हम खानदेश की बात कर लेते हैं, मालवा, गुजरात, इनका त्रिकोणीय संबंध कैसा है इसको समझेंगे। और ये आपको तभी समझ में आएगा जब मालवा स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत, इसके पहले वाला चैप्टर पढ़कर आएंगे आप। हालांकि अभी इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ही मैंने आपको बहुत ही बेसिक सी बात बता ही दी थी, कैसे कैसे सब कुछ चलता रहा। वही बात यहां पर लिखी गई है कि जब दिल्ली सल्तनत कमजोर हुई, तो भैया कमजोर हाथों में चली गई थी, तो उसी का फायदा उठाकर 1398 ईस्वी में निमाड़ का जो फारूकी वंश है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। इसी प्रकार से गुजरात भी जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है मुजफ्फर शाह के अंतर्गत। मालवा भी क्या कर देता है, दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाकर 1401 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित कर देता है। मतलब इस समय पर 3 अत्यंत महत्वपूर्ण और ताकतवर आसपास के क्षेत्र स्वतंत्र हो चुके थे, जहां पर गुजरात था, मालवा था
और खानदेश भी इसी प्रकार से क्या हो गया था, स्वतंत्र हो चुका था। बहुत सारी बात आपको कनेक्शंस के तौर पर आगे अभी मिलने वाली है, जो कि मालवा में पढ़कर अपन आए ही हैं। आप देख रहे हो कि मालवा और गुजरात के कितने सारे युद्ध होते हैं, आक्रमण होते हैं, तो वहां पर खानदेश महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। गुजरात और खानदेश की बात होती है तो मालवा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इनका त्रिकोणीय संबंध रहा है क्योंकि ये स्वतंत्र हो चुके थे। सब कुछ बात आपको यहां पर क्लियर आ गई होगी। अब गुजरात और मालवा जो है, बात करें हम गुजरात और मालवा की, तो यहां पर एक बात बोली गई है, खानदेश के फारूकी वंश का निरंतर अनुकूल और प्रतिकूल संपर्क बना रहा। तात्पर्य क्या है, अनुकूल प्रतिकूल का मतलब कि भैया कभी लड़ाई होती रही, कहीं मित्रता होती रही, तो ये तो वंशों में चलता ही रहा है और आपको पता चल भी गया होगा, है ना। और ये संपर्क आगामी लगभग 2 शताब्दियों तक चलने वाला था, जो कि ये आपको पता है। अब सब कुछ क्लियर है आपको। अब यहां पर एक बात ये भी पता है कि मालवा हो गया, खानदेश हो गया, ये सब के सब क्या थे, ये दोनों क्या थे, एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे। एक बार मैं आपको मैप बता देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा बात क्लियर हो जाए। देखिए यहां पर ये आपको मालवा दिख रहा है ना, साफ साफ स्पष्ट तौर पर, और ये पूरी की पूरी इसकी क्या है, बाउंड्री है, जो कि आपको दिख रहा होगा। यहीं पर आप नीचे देखोगे तो ये निमाड़ है, मतलब बहुत ही पड़ोसी वाला पड़ोसी हो गए। यहीं पर आपको असीरगढ़ का किला भी दिख रहा होगा और यहीं पर आपको खानदेश भी दिख रहा होगा। छोटी सी बाउंड्री के साथ ये जुड़े हुए हैं और निमाड़ यहाँ पर इस प्रकार से ये फैला हुआ है। और गुजरात, तो गुजरात भी एकदम क्रिस्टल क्लियर पास में पता चल ही रहा है। तो ये इस प्रकार से क्या थे, एक दूसरे के पड़ोसी राज्य हमको देखने को मिलते हैं। क्लियर है भैया। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जब खानदेश के सिंहासन पर बुरहानपुर में नासिर खान सत्तारूढ़ था, तब मालवा में सुल्तान दिलावर खान गौरी का पुत्र होशंग शाह सत्तारूढ़ था, है ना। तो यही मलिक नासिर की बात कर रहे हैं कि जो मलिक नासिर है जिसने बुरहानपुर की स्थापना कर दी थी, तो उस समय होशंग शाह जो है मालवा में शासन कर रहा था, है ना। और हमको ये भी पता है कि जो होशंग शाह है, इसको मलिक नासिर की बहन जो है ब्याही थी, मतलब दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित थे। तो मलिक नासिर ने क्या सोचा कि 1418 ईस्वी की यहाँ पर ये बात हो रही है, तो मलिक नासिर ने 1418 ईस्वी में अपना जो बहनोई था होशंग शाह, जिसे अलप खान भी कहा जाता है, इसकी सहायता से अपने भाई इफ्तिकार खान पर आक्रमण कर दिया। ये वही इफ्तिकार खान है जो कि जिसे जो मलिक अहमद रजा है, उत्तराधिकार तो मलिक नासिर को दे दिया था और इफ्तिकार खान को दूसरे आसपास के क्षेत्र दे दिए थे, लेकिन ये था तो सही। तो इसीलिए इसने अलप खान की सहायता से, मलिक नासिर ने अलप खान की सहायता से इफ्तिकार खान पर आक्रमण कर दिया और इसको जो क्षेत्र दिए थे, कौन से क्षेत्र दिए, तो थालनोर वाला क्षेत्र दिया था। तो ये थालनोर इससे क्या कर लिया, छीन लिया। और इस कारण से इफ्तिकार खान बहुत गुस्सा होता है, निराश हो जाता है और कहां चल जाता है, अहमदाबाद मतलब गुजरात चला जाता है और वहीं पर फिर वो रहने लगता है। तो इससे ये बात भी क्लियर हो गई कि अब मलिक नासिर का भाई भी यहां पर नहीं है और ये मदद किसने की थी, इसके बहनोई होशंग शाह ने की थी 1418 ईस्वी में। सब कुछ क्लियर हो गई होगी बात। अब आप देखोगे तो लगभग मैं अगर शासक के तौर पर शुरुआत में चलता हूं और एक बात पे आपको गौर करवाता हूं, ये आप देखो यहां पर, है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मीरन आदिल खान, खान लिखा हुआ है, मीरन आदिल खान द्वितीय लिखा हुआ है, दाऊद खान, गजनी खान, मीरन मोहम्मद खान, है ना। तो कई सारी जगह पर आपको खान देखने को मिल रहा है। और आप बुरहानपुर को देखोगे तो खान देश कहा गया है ना, क्या बोला गया है, खान देश। फारूकी वंश के अंतर्गत इसे खान देश कहा है। तो खान 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 आपको यहां पर बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। तो यहां पर खान देश का नामकरण किस प्रकार से होता है और खान पदवी जो है ये कैसे मिलती है, इस पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। और इसका सीधा सीधा कनेक्शन कहां से है, तो मालवा से है और मालवा के साथ साथ गुजरात से है, जो कि आपको मैं स्पष्ट तौर पर पढ़ा के आया हूं मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत पे। लेकिन उसके थोड़े से आगे जाना पड़ेगा आपको
खान और खानदेश के नामकरण को समझने के लिए। तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, एक समय की बात करेंगे, आपको याद भी आ जाएगा जिसने मालवा स्वतंत्रता वाला चैप्टर पढ़ा है। तो गुजरात में सुल्तान का नाम था अहमद शाह। ठीक है, गुजरात में उस समय अहमद शाह का शासन था। मालवा में किसका शासन था? तो मालवा में इस समय पर होशंग शाह का शासन था। और निमाड़ में किसका शासन है? तो मलिक नासिर का शासन है ना। अब समझो कौन सी बात आपको याद करना है मालवा सल्तनत के समय की। तो गुजरात पर होशंग शाह ने तीसरा आक्रमण किया था, है ना। होशंग शाह ने, इसको भी सब समझ में आ जाएगा, ये बैकग्राउंड समझना जो कि इसमें नहीं है ना। गुजरात में होशंग शाह ने तीसरा आक्रमण किया था। कब? 1418-19 ईस्वी में। कब किया था? जब जो अहमद शाह है इसकी कठोर धर्मांध नीति के कारण गुजरात के, इसने अपनी कठोर धर्मांध नीति के कारण गुजरात में मंदिरों को ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया था। और इसकी इस तरह की जो धार्मिक नीति है उससे त्रस्त होकर गुजरात के कई शासकों ने होशंग शाह से सहायता मांगी थी कि भैया यहाँ पर आ जाओ, ये सभी चीज़ें हमको अहमद शाह से बचाओ, ऐसा होशंग शाह से गुजरात के कई सारे शासकों ने अलग अलग जो है बोला था। तो होशंग शाह ने फिर इस समय आपको पता है एक रणनीति बनाई थी कि जो होशंग शाह का पुत्र है गजनी खान को 15,000 घुड़ सैनिकों के साथ कहाँ भेज दिया गया था? खानदेश के सुल्तान मलिक नासिर या नासिर खान की सहायता के लिए भेज दिया था, ताकि गुजरात का जो सुल्तान है अहमद शाह, उसका ध्यान कहाँ पर हो जाए? ध्यान इधर चले जाए, मतलब शक्ति का विभाजन हो जाए। जब ये बात पता चली थी कि होशंग शाह ने गजनी खान को मलिक नासिर की सहायता के लिए भेज दिया है, तो जो अहमद शाह है वो खानदेश की ओर आता है। और ये जब अहमद शाह की सूचना मिलती है कि खानदेश आ गया है, तो होशंग शाह का जो पुत्र गजनी खान था वो डरकर भाग जाता है। और डरकर भाग जाने के कारण मलिक नासिर अकेला पड़ जाता है, ये बात आपको पता होगी, और इसको अपने भाग्य पर छोड़कर आ जाता है। तो ये वो समय था जब कुछ समय के लिए खानदेश गुजरात के प्रभाव में चले गया था। ये बात आपको स्पष्ट तौर पर पता होगी बहुत अच्छे से, है ना। तो यह पर यही बात लिखी गई है कि मलिक नासिर ने मालवा की सेना के साथ गुजरात पर आक्रमण किया था, यही बात हो गई है। और अहमद शाह के जब समाचार प्राप्त होता है तो मालवा का जो सेनापति है गजनी खान, ये मांडू भाग जाता है, यही बात मैंने आपको बताई। और मलिक नासिर क्या हो जाता है? अकेला पड़ जाता है। और इस कारण से मलिक नासिर को, अब आगे की बात है ना, तो मलिक नासिर कहां पर शरण ले लेता है? थालनेर में शरण ले लेता है। और इस प्रकार से कुछ समय के लिए गुजरात के अंतर्गत हो जाता है खानदेश, मतलब नासिर को गुजरात की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है और फिर टैक्स के रूप में सहमत होना पड़ता है कि रेवेन्यू हम आपको आगे देंगे। तो आप समझ में आ गए किस प्रकार से मालवा सल्तनत इससे कितना अच्छे से जुड़ा हुआ है, जिसको समझना पड़ेगा। और आपको यह भी पता चल रहा होगा कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसको बहुत ही शांति के साथ पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, जिससे जो भी पढ़ रहा हो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो कि वास्तविकता में हुआ क्या है। अब फैक्ट ही फैक्ट पर आप जाओगे तो फिर तो आपको पढ़ाया ही गलत जा रहा है और आप पढ़ ही गलत रहे हो, ऐसे तो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि आप वही प्रश्न सॉल्व कर रहे हो जो बाकी लोग कर रहे हैं, जो अभी भी एकदम बोल रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को समझ ही नहीं पाए। तो इस बातों से आप अलग ऊपर उठो और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। अब जब ऐसी स्थिति में खानदेश गुजरात की अधीनता स्वीकार कर लेता है और राजस्व भेजने को भी स्वीकार कर लेता है, तो यही वो समय है जब गुजरात का सुल्तान अहमद शाह मलिक नासिर को क्या दे देता है? खान की पदवी दे देता है। और इसी समय से
फारूकी शासक खान कहलाने लग जाते हैं और यही फारूकी शासक का जो क्षेत्र था जहां पर ये सत्ता स्थापित किए थे उसे ये क्या कहते हैं, खान देश कहते हैं। तो यहां पर प्रश्न आएगा कि निमाड़ के फारूकी शासकों को खान की पदवी किसने दी थी, तो ये गुजरात के शासक अहमद शाह के द्वारा दी गई थी। आई होप आज तक इससे पहले आपने ये इतना क्रिस्टल क्लियर वे में नहीं पढ़ा होगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। 19 सितंबर 1437 ईस्वी को क्या हो जाती है, मलिक नासिर की मृत्यु हो जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन शुरुआत का शासक रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए तो तारीख याद रख लेना। इसको कहां पर दफनाया गया था याद रख लेना, बहुत आसान तरीका, कि जहां पर ये भागकर शरण लेकर आया था और गजनी और अपने इफ्तिखार खान को भगा भी दिया था और उसका क्षेत्र शामिल कर लिया था अपने में, तो थालनेर है ना, इसको थालनेर में कहां कर दिया था, दफना दिया था। और यहीं पर इसके पिता जो फारूकी के खानदेश वंश के शासक रहे हैं उनकी भी कब्र थी, मतलब मलिक अहमद रजा की कब्र के पास ही इसे दफना दिया गया था थालनेर में। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बढ़िया तरीके से, तो इसको आप नोट डाउन करो अच्छे से, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो अभी हम आते हैं मीरन आदिल खान और मीरन मुबारक खान के को थोड़ा सा समझ लेते हैं। और इनका शासन जो है बहुत ही छोटा रहा है, इसलिए यहां पर मैंने लिखा है अल्पकालिक शासन और अंत। तो इनका अंत कैसे होता है या अल्पकालिक शासन क्यों रहता है, तो आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि जो मलिक नासिर है इसके बाद मीरन आदिल खान जो है ये गद्दी पर बैठा है। और ये भी आपको पता होगा कि इसकी मम्मी जो है ये होशंग शाह की क्या थी, बहन थी। आपको बहनों और ये सब वाली बात पता चली गई होगी। ये छोटी सी बात इसीलिए ध्यान रखना चाहिए ताकि कनेक्शंस और रिलेशंस आपको पता रहे। और है ना, और ऐसा बोला जाता है कि ये जो है अपने मामा मतलब होशंग शाह है, इसके साथ या इसकी सहायता से अपनी स्थिति को बहुत मजबूत करेगा, क्योंकि इसके पहले जो मलिक नासिर है इन्होंने तो होशंग शाह के साथ मिलकर आक्रमण ही कर दिया था, है ना। तो ये सभी बातें आपको पता है, तो ऐसा उम्मीद जताई जा रही थी कि अपने मामा मतलब होशंग शाह के साथ अपनी स्थिति को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर लेगा। लेकिन होता क्या है कि ये बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाता है और लगभग 30 अप्रैल 1441 को इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आप देख रहे होंगे कि लगभग 3 से 4 साल का ही शासन यहां पर रहा था। और कैसे इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और इसे भी मलिक अहमद रजा, मलिक नासिर के तरह ही कहां पर दफनाया जाता है, थालनेर में ही दफनाया जाता है। मतलब शुरुआत के जो तीनों शासक है थालनेर में इनको दफनाया गया है। इसके बाद क्या होता है, तो इसका पुत्र मतलब मीरन आदिल खान का पुत्र मीरन मुबारक खान जो है ये गद्दी पर बैठता है। और कुछ समय बाद इसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1457 ईस्वी में। होने के लिए तो हम इसको बोल सकते हैं कि लगभग 16 साल का यहां पर टाइम पीरियड दिख रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा यहां पर ऐसे काम नहीं हो पाए, बस अपनी तरफ से ये शासन कर रहा था। और इसको भी कहां दफनाया जाता है, तो थालनेर में ही दफनाया जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि थालनेर एक कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है ना। और इसके बाद जो है फिर बैठता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति गद्दी पर या शासक बनता है, जिसका नाम है मीरन आदिल खान द्वितीय, जो कि मीरन मुबारक खान का क्या था, सबसे बड़ा लड़का था। तो मीरन आदिल खान द्वितीय शासक के तौर पर एक महत्वपूर्ण शासक रहने वाला है, क्योंकि कहा जाता है कि इसका जो समय था वो एक चरम की स्थिति वाला समय था। और इसको हम जरा समझ भी लेते हैं, क्योंकि इसे शाह ए झारखंड भी बोला जाता है। तो चलिए शाह ए झारखंड मीरन आदिल खान द्वितीय के संबंध में चर्चा करते हैं, जहां पर खान देश का चरमोत्कर्ष भी आपको दिखेगा और पतन भी थोड़ा हल्का फुल्का आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन यहां पर स्थिति बहुत डावाडोल वाली रहती है और कंफ्यूजिंग रहती है। इसको आप समझने की अच्छे से कोशिश करना,
बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको यहां पर समझने पड़ेंगे। आपको अब यह समझना है कि पता है आपको कि मलिक नासिर के समय पर अहमद शाह द्वारा खानदेश को गुजरात की अधीनता स्वीकार करवा दी जाती है, और इसके पहले के शासन तक मतलब मीरन आदिल खान द्वितीय के जो पिता है मीरन मुबारक खान तक ही ये आधिपत्य में लगभग रहे थे। तो मीरन आदिल खान द्वितीय जब गद्दी पर बैठता है तो ये अपने आप को गुजरात की अधीनता से स्वतंत्र करवाने की कोशिश करता है, और इस उद्देश्य से ये गुजरात को अपना राजस्व या कर देना बंद कर देता है, और वहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव रहता था खानदेश का गुजरात में, उस रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि को भी बुला लेता है। और 1437 से ये जो स्थिति चली आ रही थी गुजरात के अधीन जो खानदेश है वो समाप्त हो जाती है। तो 1 लाख करोड़ स्टार लगा लेना कि गुजरात की अधीनता से स्वतंत्र कौन करता है खानदेश को, तो मीरन आदिल खान द्वितीय करता है। और कब करता है तो 1437 ईस्वी में करता है। इस समय पर गुजरात का शासक कौन हो गया था, तो महमूद बेगड़ा हो जाता है। महमूद बेगड़ा क्या करता है, इसके इस व्यवहार से बहुत ज्यादा गुस्सा कर देता है, गुस्सा हो जाता है और खानदेश पर आक्रमण कर देता है, और मीरन आदिल खान द्वितीय परास्त हो जाता है। और जो राजस्व नहीं चुका रहा था, तो जो बकाया राजस्व भी था उसको भी इसको चुकाने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और साथ साथ वापस से गुजरात की अधीनता स्वीकार भी करनी पड़ती है। तो कहने का तात्पर्य कि कहने के लिए बस ये स्वतंत्र हुआ था कुछ समय के लिए, लेकिन महमूद बेगड़ा ये बहुत खतरनाक और महत्वपूर्ण शासक रहा है गुजरात का। जब कभी भारत का इतिहास आपको पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा, है ना। तो फिर से गुजरात का प्रभुत्व मानने के लिए क्या हो जाता है, बाध्य हो जाता है। अब मीरन आदिल खान द्वितीय करता क्या है, तो इसके पास में एक क्षेत्र था, लगभग आप बोल सकते हो इसके थोड़े से दक्षिण पूर्वी साइड गोंडवाना का गढ़ा मंडला कार्य कर रहा था या राज कर रहा था। इसका अगला वाला चैप्टर पूरा का पूरा गढ़ा मंडला और मतलब गोंडवाना से ही रिलेटेड रहेगा, जो कि 3 भागों में बटा रहेगा। तो मीरन आदिल खान द्वितीय करता क्या है, तो अपना जो क्षेत्र है उसको विस्तार कर लेता है लगभग गढ़ा मंडला के गोंडवाना के गढ़ा मंडला तक, जो कि मैं आपको मैप में बता भी देता हूं कि कहां पर है। तो ये आप देख रहे होंगे गोंडवाना क्षेत्र, ठीक है। अब आपको यहां पर खेरला दिख रहा है, तो बहुत सारे, खेरला हो गया, देवगढ़ हो गया, गोंडवाना गढ़ा मंडला हो गया, इन 3 क्षेत्रों में गोंडवाना बटा था। बटा क्या मतलब, एक समय अंतराल के समय पर था ये। आगे आपको समझाऊंगा, अभी इतना अंदर इसमें जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या कर लेता है, गोंडवाना के गढ़ा मंडला तक अपना राज्य इस क्षेत्र स्थापित कर लेता है। इसके अलावा मीरन आदिल खान खानदेश को झारखंड तक भी विस्तारित कर लेता है। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना महत्वपूर्ण शासक रहा होगा। इसलिए बोला जाता है कि विस्तार के रूप में ये चरम की स्थिति में पहुंच गया था खानदेश, और क्योंकि ये झारखंड तक अपना क्षेत्र विस्तारित कर लेता है, इसीलिए इसे शाह ए झारखंड की उपाधि भी प्राप्त हुई। मतलब इसने खुद ने ही ये उपाधि धारण करी थी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, किसने, तो मीरन आदिल खान द्वितीय ने। क्लियर है। अब समझो होता क्या है, मीरन आदिल खान द्वितीय की किसी भी प्रकार से कोई संतान नहीं थी, मतलब ये निसंतान था। और इस समय आपको ये भी पता है कि गुजरात में जो सुल्तान है वो कौन है, महमूद बेगड़ा। तो महमूद बेगड़ा क्या करता है कि अपने एक दिन इसको उसके दरबार में इफ्तिकार खान का जो वंशज है आलम खान, है ना, आलम खान को ये देखता है। इफ्तिकार खान कौन है, इफ्तिकार खान से महमूद बेगड़ा को कैसे पता चला कि इसका एक वंशज है या इफ्तिकार खान है। यही छोटी छोटी बात समझने की होती है, जो कि मेंस और हर जगह आपको काम आएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कोई प्रश्न गलत नहीं होगा अगर अच्छे से पढ़ाई किए। एक बार पढ़ो लेकिन बेहतरीन पढ़ो। आपको मैंने बताया था कि जो मलिक नासिर है, मलिक नासिर इफ्तिकार खान से थालनेर छीन लेता है, और इसके कारण वो नाराज होकर अहमदाबाद जाकर वही रहने लग जाता है। तो
उसी का एक वंशज था जिसका नाम था आलम खान। तो ये जो महमूद बेगड़ा है ये इफ्तिकार खान का एक वंशज रहता है आलम खान, और उसको देखता है अपने दरबार में और उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है आलम खान को देखकर कि वो अपना उत्तराधिकारी ही घोषित कर देता है। तो आप सोचो कि कितना ज्यादा ये प्रभावित होगा। तो आलम खान आपको नाम ध्यान रखना है क्योंकि ये राजनीति का शिकार होने वाला है। अभी कैसे अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या हो चुका है, महमूद बेगड़ा ने इसको उत्तराधिकार घोषित कर दिया है, और जब बुरहानपुर ये लौटता है तो इसे और अपना औपचारिक रूप से ही उत्तराधिकारी घोषित कर देता है कि भैया नहीं, अब तो यही बनेगा, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्या होता है कि जब महमूद बेगड़ा की मृत्यु होती है तो उसके बाद भी इस आलम खान को शासन नहीं मिल पाता है। कुछ समय तक इसको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है तो वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। बस इतनी बात आपको याद रखना है कि ये जो आलम खान है इसको जो महमूद बेगड़ा है इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अब गुजरात का उत्तराधिकारी घोषित करना तो खानदेश का शासक बनने से क्या लेना देना। तो यही कॉमन सेंस है, ये जो हर कोई नहीं समझाएगा, ये खुद कोई समझ में आना चाहिए। क्योंकि जो खानदेश है वो तो अभी गुजरात की अधीनता के अधीन ही है ना। मतलब खानदेश में कोई शासक बनेगा तो गुजरात के कहने पर ही बन सकता है, ऐसे तो नहीं बन सकता। यही बात समझने की है। तो इसीलिए महमूद बेगड़ा ने जो आलम खान को उत्तराधिकारी घोषित किया, मतलब खानदेश का शासक भी बन सकता है वो, लेकिन अभी इसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और मीरन आदिल खान द्वितीय की जो मृत्यु है वो 1501 ईस्वी में हो जाती है, और ये पहला ऐसा शासक रहता है जिसको थालनेर में नहीं दफनाया जाता है, बुरहानपुर में दफनाया जाता है। क्लियर है बात। अब इससे संबंधित और मीरन आदिल खान द्वितीय से संबंधित महत्वपूर्ण बात क्या है, तो असीरगढ़ के किले के आसपास जो मालीगढ़ है उसकी जो आसपास की चार दीवारी है उसका निर्माण इसी के द्वारा किया गया। और क्या महत्वपूर्ण बात है, तो ताप्ती नदी के किनारे एक किला है, इसने ही इसका निर्माण करवाया गया। इसको आज के समय में शाही किले के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न आ सकता है, शाही किला जो बुरहानपुर का है किसने बनवाया, तो बुरहानपुर में मीरन आदिल खान द्वितीय ने ही बनवाया। आज इसके केवल खंडहर ही आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इसे शाही किले के नाम से जाना जाता है। अब क्यों शाह आलम नहीं, आलम खान को तुरंत गद्दी नहीं मिली, तो इसके भी कुछ कारण है। क्योंकि यहां पर एक हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा शब्द है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है अभी, राजनीति का शिकार हुआ, कहने का तात्पर्य है। तो इसके बीच की स्थिति आप थोड़ी सी समझ लो जो कि सामने है ना। अब कुछ नए नाम आपको शायद देखने को मिले, जैसे अमीर यार अली मुगाली, एक आपको दिख रहा होगा मलिक लाडन, एक आपको दिख रहा होगा दाऊद खान, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब खानदेश के अंतर्गत ही कोई अमीर है ना। अमीर का मतलब समझा चुका हूं मैं, सेना के रूप में या सरदार के रूप में, इस प्रकार से। तो होता क्या है, तो ये जो अमीर यार अली मुगाली है इसने मलिक लाडन और अन्य अमीरों के सहयोग से दाऊद खान के बेटे गजनी खान को क्या कर दिया था, शासक घोषित कर दिया था। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हो जाता है, गजनी खान के स्थान पर ये जो दाऊद खान है यही गद्दी पर बैठ जाता है, और दाऊद खान की मृत्यु भी हो जाती है 1508 ईस्वी में। बात क्लियर है। अब 1508 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद फिर से गजनी खान गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन इस गजनी खान को भी कौन मार देता है, इसका वजीर हुसामुद्दीन मार देता है। ये याद रखना, हुसामुद्दीन अभी शब्द आएगा एक बार और, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये प्रश्न भी याद रखना कि जो गजनी खान है इसकी मृत्यु कौन कर देता है, तो हुसामुद्दीन कर देता है। यह भी आ सकता है कि गजनी खान का वजीर कौन था,
हुसामुद्दीन था। ये भी आ सकता है हुसामुद्दीन किसका वजीर था, तो गजनी खान का। बात क्लियर है। तो गजनी खान की कोई संतान नहीं थी। तो हुआ क्या है, बस हुआ यह है कि पापा और बेटे बनते रहे। दाऊद खान बना, फिर गजनी खान बना, फिर दाऊद खान बन गया, मतलब गजनी खान बना पहले, फिर उसकी जगह दाऊद खान बन गया, फिर दाऊद खान की मृत्यु हुई तो गजनी खान फिर से बन गया। क्लियर है। लेकिन गजनी खान की भी क्या कर दी गई, मृत्यु कर दी गई, मतलब बाप और बेटे दोनों के दोनों खत्म हो जाते हैं। यहां पर शुरुआत में गजनी खान को घोषित किसके द्वारा किया गया था, तो अमीर यार मुगाली और मलिक लाडन और बाकी जो अन्य अमीर थे उनके सहयोग से। तो ये थोड़ी सी राजनीति की बात यहां पर चलती रही थी। कोई दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार से। अब अगला जो नाम आने वाला है ना शासक का, वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं। क्रिस्टल क्लियर चलना है अपने को एकदम अच्छे से। अब देखो यहां पर लिखा है थालनेर का भव्य दरबार और खानदेश की सत्ता में परिवर्तन होता है, क्योंकि यहां पर आदिल खान तृतीय जो है ये शासक बनता है। अब याद रखिएगा वो व्यक्ति जो आलम खान मैंने आपको बताया था, जो कि इफ्तिकार खान का वंशज था और महमूद बेगड़ा ने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, यही आदिल खान तृतीय है। मतलब आलम खान आदिल खान तृतीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। कैसे बैठता है तो इसको आप समझ लो। हुसामुद्दीन के द्वारा मार दिया गया है गजनी खान, कोई संतान नहीं है इसकी। तो महमूद बेगड़ा जो कि गुजरात का शासक था, उसने एक बहुत बड़े दरबार का आयोजन किया 1509 ईस्वी में। कहां पर, थालनेर में। स्पेसिफिक डेट की अगर हम बात करें तो 10 अप्रैल 1509 ईस्वी को यह थालनेर में अपना एक भव्य दरबार लगाता है और यहां पर यह आलम खान को आजम हुमायूं आदिल खान तृतीय के नाम से खानदेश का सुल्तान घोषित कर देता है, क्योंकि गुजरात के अधीन ही है खानदेश। तो आजम हुमायूं भी एक उपाधि ही है, याद रखना, आजम हुमायूं उपाधि ही है, ये स्पष्ट तौर पर याद रखना। और आलम खान और आदिल खान तृतीय ये इसके दो अलग अलग नाम है। तो जो जिस व्यक्ति को आलम खान के रूप में उत्तराधिकारी घोषित किया था, उसी को आदिल खान तृतीय के नाम से ये खानदेश का क्या कर देता है, सुल्तान घोषित कर देता है। बात क्लियर है। अब होता क्या है कि ये जो हुसामुद्दीन है ये षड्यंत्र रचाने में बहुत ज्यादा माहिर था, इसी कारण से इसने गजनी खान को क्या कर देता है, मार देता है। अब ये आदिल खान तृतीय को मारने के लिए भी षड्यंत्र रचाता है, लेकिन यहां पर पासा उल्टा पड़ जाता है। आदिल खान तृतीय का भी ये वजीर था, है ना, याद रखना है आपको। तो षड्यंत्र रचाने की बात पर हुसामुद्दीन की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो हुसामुद्दीन गजनी खान का वजीर था, बाद में यह आदिल खान तृतीय का भी वजीर बना, लेकिन षड्यंत्र रचाने के कारण अब इसकी खुद की हत्या हो जाती है। तो यहां पर यह प्रश्न आ सकता है हुसामुद्दीन की हत्या किसने करी, तो ये आदिल खान तृतीय ने करी थी और इसने आजम हुमायूं की उपाधि धारण की थी, ये हम देखकर आ ही चुके हैं। और 1520 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मतलब लगभग ये 11 साल शासन करता है और इसके बाद इसका जो पुत्र है मीरन मोहम्मद खान गद्दी पर बैठता है। बात क्रिस्टल क्लियर, कोई समस्या कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होना चाहिए कि क्या क्या यहां पर हुआ है। तो नोट डाउन करो इनको अच्छे से। चलिए भैया आगे आते हैं अपन बढ़िया तरीके से गुजरात का उत्तराधिकार और मीरन मोहम्मद शाह के संक्षिप्त शासन को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे क्या चीजें होती है। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से इस मेडाइवल हिस्ट्री का फायदा हो रहा होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं नोट्स बनाकर अपना काम करना, बेहतरीन तरीके से कोरिलेशंस बनाना। एक ही बार पढ़ना पड़ेगा आपको अगर आप मेरा लेक्चर ले रहे हो, फिर केवल रिवीजन का ही काम रहेगा। कोई किताब, कोई नोट्स, कोई लेक्चर, कोई संस्थान की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से आपको हर यूनिट पढ़ाऊंगा, चाहे एमपी की इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, ट्राइब्स पढ़ा ही चुका हूं, एमपी पॉलिटी यहीं पर 80% पढ़ा दिया है। आप देखोगे
तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि आपको कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, या आप अभी तक कैसे बेवकूफ बन रहे थे, क्यों आपके नंबर हमेशा कम रह जाते हैं इतना पढ़ने के बावजूद। तो अपना कॉमन सेंस से खुद कोशिश करिए समझने की कि क्या क्या चीजें चलती रहती है। चलिए खैर, तो गुजरात का उत्तराधिकार और मीरन मोहम्मद शाह के संक्षिप्त शासन की अगर हम बात करें, तो अब हम थोड़ा सा आगे की बात कर रहे हैं। आप देखोगे तो अभी तक हमने 1520 तक की बात देख ली है, और मीरन मोहम्मद खान जो है ये शासक बन भी रहा है। हम थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं, कब की, तो 1535 ईस्वी के मध्य आने की बात करते हैं। इस समय गुजरात का सुल्तान भी बदल गया था, 15 साल आगे की बात है। तो बहादुर शाह क्या था, ये शासन कर रहा था। अब देखिए यहां पर मीरन मोहम्मद खान आ जाए या मीरन मोहम्मद शाह आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात यहां पर रहेगा, है ना। तो बहादुर शाह गुजरात का शासक भी बन जाता है इस समय पर। मीरन मोहम्मद शाह या खान अपना काम भी कर रहा था, शासन कर ही रहा था, और ऐसा बोला जाता है कि जीवन भर गुजरात का सहयोगी रहा है। मतलब हमेशा इसने क्या किया है, गुजरात का सहयोग ही प्रदान किया है। इसलिए बहादुर शाह इससे खुश होकर, जैसे महमूद बेगड़ा ने आलम खान को उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो इसी प्रकार से जीवन भर सहयोगी रहने के कारण गुजरात का बहादुर शाह इस मीरन मोहम्मद शाह या खान को अपना उत्तराधिकारी क्या कर देते हैं, घोषित कर देते हैं, है ना। हाँ सही तो बात बोलिए, मेरे को लगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया है। तो मीरन मोहम्मद शाह जीवन भर गुजरात का सहयोगी रहा, इसलिए गुजरात के शासक बहादुर शाह ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। दिमाग से थोड़ा सा मेरे को लगा कुछ और बात तो नहीं बता दी, खैर सही चीजें हैं सब। तो अब क्या होता है, तो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब तो भैया बहादुर शाह की जब मृत्यु होती है, यहां पर अपन पहुंच जाते हैं, है ना। तो बहादुर शाह जो कि गुजरात का शासक है, इसकी जब मृत्यु होती है, तो गुजरात की जो राजमाता है और वहां के जो अमीर है या सरदार है, वो क्या करते हैं, मीरन मोहम्मद खान को क्या कर देते हैं, गुजरात का सुल्तान घोषित कर देते हैं, जो कि आपको पता ही है बहादुर शाह के द्वारा भी घोषित कर दिया गया था, है ना। अब वह गद्दी संभालने हेतु अहमदाबाद रवाना होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अब ऐसा तो है नहीं कि उस समय एरोप्लेन थे या एरोप्लेन की जगह बस थी, ट्रेन थी, इनको तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज्यादा समय लगता था, है ना। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मीरन मोहम्मद शाह या मीरन मोहम्मद खान को गुजरात का बहादुर शाह उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। बहादुर शाह की मृत्यु होती है, तो गुजरात की राजमाता और वहां के जो अमीर है मीरन मोहम्मद खान, मतलब मीरन मोहम्मद शाह को उत्तराधिकार घोषित कर देते हैं, मतलब गुजरात का सुल्तान घोषित कर देते हैं। उत्तराधिकारी तो बना ही दिया था, इसी कारण घोषित करते हैं। तो वो गद्दी संभालने के लिए कहाँ गया, अहमदाबाद जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है, तो 1535 में मृत्यु हो जाती है। तो इसके समय मीरन मोहम्मद खान के समय की 2-3 बातें याद रखिए, है ना। इसी के समय पर बुरहानपुर में सबसे पहली जामा मस्जिद बनी थी। 1 लाख करोड़ स्टार लगा लेना इस पर। और इसको बनवाया किसने था, तो ये जो मीरन मोहम्मद खान है, इसकी माता के द्वारा, मतलब रुकैया बेगम के द्वारा बनवाया गया था। और ये जो रुकैया बेगम है ना, ये गुजरात की जो शासक था पहले मुजफ्फर शाह, उसकी बेटी थी। और इस मस्जिद को, जो कि बुरहानपुर की पहली जामा मस्जिद है, उसको आज बीबी की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। 5 लाख करोड़ स्टार ही लगा लेना आप तो इस सेंटेंस पर। अत्यंत 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 महत्वपूर्ण। अब यहां पर एक कंफ्यूजन में आपका स्पष्ट तौर पर क्लियर कर दूं, क्योंकि रुकैया बेगम नाम से 2 महिलाएं आपको इतिहास में देखने को मिलती है। अगर ये क्लियर नहीं करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो, एक अकबर की पत्नी थी रुकैया सुल्तान बेगम, है ना, जो हिंदाल मिर्जा की लड़की थी, है ना। अकबर की चचेरी बहन थी और उसकी सबसे प्रमुख पत्नी में से एक थी। तो वो रुकैया बेगम जो है मुगल शाही परिवार से थी। लेकिन यहां पर जो हम रुकैया बेगम की बात कर रहे हैं, इसका संबंध गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह से है, क्योंकि ये इसकी बेटी थी, है ना। इसका विवाह फारूकी वंश का जो शासक है उस परिवार में हुआ था, है ना। मीरन मोहम्मद शाह जो है
मीरन मोहम्मद शाह की बात कर लो, मीरन मोहम्मद खान की बात कर लो, मीरन मोहम्मद प्रथम की बात कर लो, एक ही व्यक्ति है। इसकी क्या थी, माता थी, और इसी ने क्या करा था, बुरहानपुर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। लेकिन मीरन मोहम्मद खान के समय, मतलब इसके बेटे के समय ही करवाया था, और इसे आज बीबी की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो ये मुझे आपको एक बात क्या करना था, स्पष्ट करना था, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहे। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होना चाहिए। तो अब आपको पता चल गया है कि मीरन मोहम्मद खान शाह की मृत्यु 1535 ईस्वी में हो चुकी है। आगे क्या होता है तो इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बुरहानपुर की कैद से सुल्तान की गद्दी तक मीरन मुबारक शाह की क्या कहानी, समझिए जरा बहुत अच्छे से, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो गया आप, अच्छे से पढ़ना। देखिए क्या होता है तो मीरन मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है, उसका पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठता है। ये जो है केवल 10 साल का छोटा सा बालक था। कौन, पुत्र अहमद शाह 10 साल का केवल एक छोटा सा शासक था। रिपीट कर रहा हूं, मीरन मोहम्मद खान की मृत्यु होने पर इसका एक पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठता है, 10 साल का था, और इसका एक वजीर था, बहुत महत्वपूर्ण नाम याद रखना, इसका नाम था पियारू। मतलब ये 10 साल के छोटे से बच्चे का नाम, अहमद शाह के वजीर का नाम पियारू था। ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड था, बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति था, मतलब बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। तो ये मलिक पियारू को कुछ समय बाद ऐसा पता चलता है कहीं से, बातें तो होती रहती है, कि कुछ अमीर सरदार जो है, ये बालक जो सरदार बालक सुल्तान जो अभी अहमद शाह है, इसको हटाकर इसके जो चाचा है मीरन मुबारक को गद्दी पर बैठाना चाहते हैं ना, मीरन मुबारक शाह को गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। तो मलिक पियारू और ये छोटा सा जो शासक है बच्चा है अहमद शाह, ये मीरन मुबारक को बंदी बना लेते हैं, बुरहानपुर में कैद कर लेते हैं। लेकिन इस मुबारक शाह, मीरन मुबारक शाह का एक मित्र था, अरब व्यक्ति था वो, तो अरब मित्र की सहायता से ये मीरन मुबारक कैद से हो जाता है मुक्त, और अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है, और मलिक पियारू की भी हत्या कर देता है, और जो है 10 साल का शासक था इसकी भी हत्या कर देता है। इस प्रकार से खान देश की या बुरहानपुर के सत्ता पर कब्जा किसका हो जाता है, मीरन मुबारक शाह का शासन हो जाता है, या सत्ता स्थापित हो जाती है। इसीलिए यहां पर लिखा है बुरहानपुर की कैद से सुल्तान की गद्दी तक मीरन मुबारक शाह की कहानी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई होप। चलिए भैया बढ़ते हैं आगे, और अगला क्या है तो गुजरात का उत्तराधिकार, महमूद शाह तृतीय का राज्याभिषेक। चलिए तो निपटाओ इसको, फिर बढ़ते हैं आगे।